गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में इससे पहले मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि मेल आईडी क्या होती है और यूज़र नेम पासवर्ड ये चीज़ें बतानी है, ये नहीं बताई थी। और ईमेल क्लाइंट और एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड कौन कौन सी ईमेलिंग सर्विसेज होती हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था। तो उसी के आगे ये हमारा ईमेल वाला जो पॉइंट है उसमें इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। ईमेल वाले पे ज़्यादा फोकस किया गया, किस तरह से ईमेल अकाउंट क्या होता है, यूज़र आईडी, ईमेल एड्रेस क्या होता है, वो सब चीज़ें बताई गई थी। तो उसी के आगे का पार्ट है हमारा। सबसे पहले आता है हमारा, मतलब आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, कोई भी मेल एड्रेस हम क्रिएट करते हैं, मतलब अगर हमें मेल आईडी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें एक यूज़र नेम सेट करना होगा और एक पासवर्ड सेट करना होगा। यूज़र नेम के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी हम मेल एड्रेस बनाते हैं, जो भी हमारी ईमेल एड्रेस होता है, उसमें @ से जो पहले वाला पार्ट होता है वो हमारा यूज़र नेम होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ABC एग्जाम्पल है, ये ABC 1 2 3, तो ये हमारा यूज़र नेम है। बाकी का पार्ट हमारा जो है वो हमारा उसी ईमेल एड्रेस का पार्ट होता है, वो कॉमन। पहले भी बताया मैंने, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि उसमें @gmail.com ये इतना पार्ट जो है वो बहुत सारे यूज़र्स का हो सकता है, लेकिन यूज़र नेम कभी भी सेम नहीं होगा, चाहे वो कितने भी यूज़र हों, कि जितने लाखों करोड़ कितने भी यूज़र होंगे सबका यूज़र नेम सेम नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। और सेम कब हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो अलग अलग मेल आईडी हमारी क्रिएट हुई हैं, एक हमने रेडिफ पे क्रिएट की, एक हमने जीमेल पे क्रिएट की है, तो ऐसे केस में हमारा जो वो होता है, ईमेल एड्रेस होता है वो एक जैसा हो सकता है, मतलब यूज़र नेम एक जैसा हो सकता है कि हमने abc123@gmail.com के नाम से एक मेल एड्रेस बना लिया और abc123@yahoo.com से एक मेल एड्रेस बना लिया। तो ऐसे केस में पॉसिबल है, लेकिन सेम जीमेल पे अगर हम बनाना चाहें या सेम किसी और वेबसाइट पर अगर हम बनाना चाहें एक ही जैसा मेल आईडी, तो वो नहीं हो सकती, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आने वाले टाइम में भले हो जाए, लेकिन पिछले जितने भी सालों से इंटरनेट चल रहा है, वो 20-30 साल रख लो, अगर 30 या जो भी 27-28 साल जो भी रख ले, तो ऐसी चीज़ उसमें नहीं है। ठीक है, तो एक तो मेल आईडी क्रिएट करते समय हमें दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है। एक हमें यूज़र नेम डिफ़ाइन करना पड़ता है अपना। यूज़र नेम बिल्कुल जो हमारा नाम है वैसा नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स और या जो भी उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करते हैं, क्योंकि सेम नेम अगर पूरे नाम वाला मान लो हमसे पहले किसी ने और ने बना लिया है, तो फिर वो हमारा नहीं बन सकता, चाहे उसमें हमें 1-2 अल्फ़ाबेट का चेंज करना हो, चाहे उसमें कुछ भी चेंज करना हो, चेंजेस के साथ ही हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली नेम का बन पाना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मान लो किसी का नाम राम कुमार है, तो ramkumar@gmail.com किसी न किसी एक इंसान की होगी, लेकिन तो अगला कोई राम कुमार है तो वो अगला राम कुमार उसमें उसी नाम से नहीं बना, वो राम कुमार वर्मा, राम कुमार सिंह, राम कुमार शर्मा, राम कुमार 1 2 3, राम कुमार 1 2, जो भी मतलब करना चाहे, उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस के हिसाब से ही वो कर सकता है, एग्जैक्टली सेम नेम का नहीं हो सकता। ठीक है, इसके यूज़र नेम के लिए भी किसी वेबसाइट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स का होना कंपलसरी होता है। वो ऐसा पहले नहीं था, पहले सिर्फ अल्फ़ाबेट से आप नाम से बना सकते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब यूज़र बढ़ते गए तो फिर वो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेल आईडी के लिए भी रखी है, मतलब यूज़र नेम के लिए भी रखी हैं। सब पे नहीं है, लेकिन किसी वेबसाइट पर ऐसा है कि उसमें यूज़र नेम क्रिएट करते समय भी हमें अल्फ़ाबेट और कैरेक्टर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पासवर्ड वाली कहानी, देखिए यहाँ पे एक पासवर्ड का एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये पासवर्ड नहीं है, इसमें मेल आईडी का पासवर्ड नहीं है, किसी का भी पासवर्ड नहीं है, लेकिन एक पासवर्ड का एग्जांपल मैंने दिया है कि पहले तो नहीं था ऐसा, पहले तो आप उसमें अल्फ़ाबेट नंबर्स भी डाल दो तो भी चल जाता था, लेकिन नॉर्मली जो मतलब कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स पर एक है कि अब के टाइम पर वो पासवर्ड जो होता है वो हमारा मिनिमम 8 अल्फ़ाबेट का 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर्स में हमारे ये स्पेशल नंबर भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, और नंबर्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, और अपर केस और लोअर केस में भी होना चाहिए। अब अपर केस और लोअर केस क्या होता है, ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अपर केस देखो, जैसे यहाँ ए लिखा हुआ है, ए कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये जो ए कैपिटल में है ये अपर केस है। कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो अपर केस है, और स्मॉल लेटर में अगर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो लोअर केस है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं पासवर्ड क्रिएट करने की बहुत सारी वेबसाइट पे कि जो भी पासवर्ड हो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो, मतलब 8 अल्फ़ाबेट या डिजिट्स सब मिलाकर हो,
और उसमें अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, नंबर्स भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर जैसे ये है एट द रेट है, डॉलर है, हैश है, तो ये जो हमारे जो आप जो देखते हैं वो, तो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर आपको पता ही 1 2 3 4 कोई भी जो नंबर होते हैं, और ABCD भी आपको पता है। तो इसमें अपर केस, जैसे इसमें मैंने पासवर्ड यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पहला अल्फ़ाबेट है जो अपर केस में है, बाकी के 2 अल्फ़ाबेट लोअर केस में है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स है, उसके बाद हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। तो वो तीनों क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है कि नंबर भी है, अपर केस में अल्फ़ाबेट भी है, लोअर केस में अल्फ़ाबेट भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। और यहाँ देखो, यहाँ बन रहे हैं हमारे, टोटल हमने 8 बनाए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। तो मिनिमम 8 है, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस तरह वो सेट रख, ऐसा पासवर्ड सेट करना होता है कि जो आपको याद भी रहे और ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो भी हो। ये आज के टाइम की बात है, पहले के टाइम की नहीं। पहले तो सिर्फ किसी का नाम डाल दो पासवर्ड में तो भी ले लेता था, किसी का मोबाइल नंबर पासवर्ड में डाल दो तो भी लेता था। बहुत लोग तो पिन कोड को पासवर्ड एज अ पासवर्ड यूज़ करते थे, ठीक है। तो ऐसा था पहले, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमको ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, और भी इसमें भी चेंजेस करने होते हैं, जिससे वो दिखाता है कि वो मतलब किस तरह का पासवर्ड है। क्योंकि पासवर्ड ही है जो आपको मेल आईडी को दूसरों के यूज़ से बचा सकता है। क्योंकि अगर हमको किसी को अपनी मेल आईडी देनी होगी तो सिर्फ हम मेल आईडी देंगे, पासवर्ड नहीं देंगे। पासवर्ड हमारा अपना पर्सनल होता है। जब भी हमको जीमेल ओपन करना होगा अपना, तो हम पहले उस पर gmail.com वेबसाइट ओपन करेंगे, फिर उस पर अपना यूज़र नेम डालेंगे। यूज़र नेम का मतलब ये जो ABC 1 2 3 इतना ही डालना होता है, पूरा नहीं डालना होता। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा डालते हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन पूरा डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जीमेल पे तो हम ऑलरेडी हैं ही। अब बस हम इसको लॉगिन कर रहे हैं तो हमको यूज़र नेम डालना होगा और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद हम उसमें साइन इन कर जाएंगे। उसके बाद वो पूरा उसका इनबॉक्स और सारी चीज़ें ओपन होकर आती हैं, ठीक है। तो वो तो जो एक मेल जो एक वो क्रिएट करेंगे, क्या कहते हैं, वीडियो के थ्रू दिखाएंगे किस तरीके से मेल आईडी क्रिएट करते हैं, किस तरीके से मेल आईडी यूज़ करते हैं, सब कुछ उसका भी वीडियो है। तो उसको वीडियो को आपको सेंड कर देंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी सा है, सारे स्टेप कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो मेल आईडी कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जब आगे जाओगे बड़ी क्लासेस में, और या जब भी जॉब में जाओगे, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी ही करनी है। ईमेल वाला पार्ट पे इतना ज़ोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये आप लोग अपने आप से सीख जाते हो, क्योंकि ये सीखने की ये कोई काम की चीज़ तो है नहीं, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए एक तरीके से है, ठीक है। तो वो तो सबसे लोग सीख ही जाते हो, इसलिए वो सब चीज़ें नहीं बुक में कहीं नहीं दी होती। ईमेल वाला पार्ट पे इतना फोकस इसलिए होता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये कोई नॉर्मली सीखता नहीं है। ईमेल यूज़ नहीं करता, ईमेल कोई भी जनरल कन्वर्सेशन के लिए नहीं यूज़ करता, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए ही ज़्यादा इसका काम होता है, जो कि आगे चल के आपको कहीं ना कहीं करना ही करना होगा। नहीं भी करना होगा तो आगे जो फॉर्म भरे जाते हैं उनमें भी हमें मेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फॉर्म जब हम फिल कर लेते हैं ऑनलाइन, अब तो मैक्सिमम फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होते हैं, तो उसकी डिटेल जो होती है, जो भी जहाँ भी हम भर रहे हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश लोक संघ सेवा आयोग का फॉर्म भर रहे हैं या कहीं का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मेल आईडी पर भी आ जाती है। तो इस वजह से होता है। हालांकि CBSE ने भी ऐसी फैसिलिटी नहीं की है, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो भी ऐसे फैसिलिटी कर दें, या हमने तो मतलब मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड उस पर ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो उस पर यह नहीं दिखाता है कि हाँ फला बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो गया है। लेकिन और जो जितने भी हैं, जितनी और कई सारी हैं जो हम लोगों ने, जो मैंने भी बहुत यूज़ की हैं, और भी लोगों ने, जो भी टीचर हमारे यहाँ और टीचर हैं जो फॉर्म भरते रहते हैं, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आगे चल के आपको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इससे फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस पर चाहे कोई भी किसी भी क्लास की बुक हो, छोटे 6 7 8 में भी मेल आईडी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी रहती है, बहुत चैप्टर्स में बताते हैं, और बड़ी क्लास में भी बताते हैं। इसीलिए क्योंकि बाकी सब चीज़ें आप अपने आप से सीख जाओगे, ये चीज़ नहीं सीखोगे, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस कराया जाता है, जिससे कि आप लोग मेल भेजना, सेंड करना, वो सारी चीज़ें जान जाओ। तो वो तो वीडियो के थ्रू भी दिखाएंगे, और बाकी यहाँ पर भी बताएंगे किस तरीके से कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज। एक ईमेल मैसेज का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऐसे बोर्ड में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, वैसे इससे समझ में कुछ खास नहीं आएगा, मेनली तो आपको समझ में आएगा जब आप उसका प्रैक्टिकल वीडियो देखोगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो थोड़ी बहुत चीज़ें नाम से तो क्लियर हो जाएंगी, बाकी तो वो तो देख के समझ में आएगा।
सबसे पहले होता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है द फील्ड कंटेन द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द मेल, ठीक है। हालांकि फ्रॉम वाले में हमें कुछ नहीं करना होता है। फ्रॉम का मतलब जो मेल सेंड करता है। अगर जो हमको मेल भेजनी है तो हम अपना ईमेल आईडी पासवर्ड का यूज़ करके पहले अपना अकाउंट ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर अकाउंट ओपन करके हम उसमें कंपोज मेल में जाएंगे। फ्रॉम वाले में हमें कुछ नहीं करना होता है। जब हम मेल भेजते हैं तो अपने आप से फ्रॉम में हमारी मेल आईडी जो है वो अपने आप से अपीयर हो जाती है, उसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। जो हमें लिखना होता है वो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है टू। टू का मतलब किसको हमको वो मेल करनी है, उसकी मेल आईडी इस टू में लिखी जाती है। टू का अपना एक ऑप्शन होता है। ये तो हमने ऐसे बोर्ड पे लिख दिया है, लेकिन वो आपको देख के समझ में आएगा किस तरीके से होता है। अब जैसे थोड़ा वर्बली समझ लीजिए, बाकी तो वो वीडियो से देख के समझ में आ जाएगा किस तरह से होता है, ठीक है। तो टू में हम उसकी मेल आईडी लिखते हैं जिसको हमें मेल भेजनी है, ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर हमको सेम मेल, वही मेल हमको किसी और को भी सेंड करनी है तो हम सीसी वाले ऑप्शन में उस दूसरे इंसान की मेल आईडी टाइप करते हैं। अगर मान लो हमको एक मेल भेजनी है एक स्कूल में, दूसरी मेल भेजनी, वही सेम मेल हमको दूसरे स्कूल में भेजनी है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली वही मेल भेजनी है, तो हम सीसी वाले में वो वाली दूसरे वाले स्कूल की मेल आईडी टाइप कर देंगे। फिर एक और ऑप्शन होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी और बीसीसी में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। देखो एक चीज़ और जान लो, अभी सीसी बीसीसी इसको बताते हैं, उससे पहले जान लो कि ज़रूरी नहीं है कि हमको सीसी और बीसीसी में लिखना ही हो, ये कंपलसरी। अगर हमें किसी को मेल भेजनी है तो टू वाले ऑप्शन में उसकी मेल आईडी डालना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन सीसी और बीसी, अगर हमको वो मेल किसी और को नहीं दूसरे किसी इंसान को नहीं भेजनी है तो हमको सीसी और बीसीसी में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सीसी और बीसीसी में, मतलब ऐसा नहीं कि 3 मेल आईडी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमको एक इंसान को मेल भेजनी है तो हम टू का यूज़ करेंगे। अगर हमको वही मेल किसी दूसरे इंसान को भी भेजनी है, सेम वही मेल, तो हम उसको टू और सीसी का यूज़ करेंगे। और अगर हमको बीसीसी की कहानी क्या है कि मान लो अगर हमको कई सारे लोगों को मेल भेजनी है, ठीक है, एक ही मेल को कई सारे लोगों को भेजनी है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दूसरे जिसको हम भेजें उसको पता चले कि ये मेल कितने लोगों को गई है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमको 100 लोगों को मेल भेजनी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जिसके पास भी मेल जाए उसको ये लगे कि खाली हमारे पास आई है, तो उसकी भी अपनी एक फैसिलिटी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी वाले में मान लो एक आदमी का नाम हम टू में कॉपी लिख देंगे, एक आदमी की मेल आईडी, और बाकी के जितने 99 लोग हैं उनको नाम हम डाल देंगे बीसीसी में, बारीक कॉमा लगा के उसमें बीसीसी में 99 लोगों की हमने मेल आईडी डाल दी। तो उससे क्या होगा कि वो मेल जब पहुंचेगी तो जिसके पास भी पहुंचेगी तो जिसका भी मेल आईडी बीसीसी में पड़ी हुई है तो उसको लगेगा कि सिर्फ उसके पास मेल है, और वो कितने लोगों के पास गई है ये चीज़ नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर हम सीसी में, अगर हम 100 लोगों को हमको भेजना है, हम बीसीसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने एक मेल आईडी टू में लिखी और 99 मेल आईडी हमने सीसी में कॉपी कर दी, बीसीसी में नहीं की, तो क्या होगा कि सारे के सारे 100 के 100 लोगों को पता होगा कि ये मेल कितने लोगों के पास गई है। उस जब भी मेल आती है ना तो उसमें दिखाता है, अगर मान लो वो मेल सीसी से भेजी गई है तो उसमें दिखाता है कि ये मेल और कितने लोगों के पास गई है। तो होता क्या है ना कि जब इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, मान लो कोई दूसरा स्कूल है वो हमको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, या कोई दूसरी कंपनी हमें इंटरव्यू के लिए बुला रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मान लो 100 कैंडिडेट को बुला रहे हैं और जॉब है 10 में 5, तो वो लोग क्या करते हैं कि बीसीसी के थ्रू मेल भेजते हैं। एक मेल आईडी तो टू में डाल देंगे, बाकी सब कुछ बीसीसी में डाल देंगे। उससे होता क्या है ना कि उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है कैंडिडेट का। अब कैंडिडेट को लेकर सिर्फ हमको बुलाया गया है, जबकि वहाँ वो जब पहुँचेगा देखेगा कि वहाँ 100 लोग पहले से खड़े हैं, क्योंकि उनमें से 99 लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बाकी लोगों को भी ये मेल गई है, क्योंकि बीसीसी की वजह से मतलब दूसरे जिसका भी मेल एड्रेस बीसीसी के अंदर पड़ा है वो ये नहीं जान सकता कि ये मेल और कितने को गई है। लेकिन अगर वो सारे के सारे 99 मेल एड्रेस हमारे सीसी में पड़े हुए हैं तो उसमें दिख जाता है कि यही मेल 99 और लोगों को या 100 और लोगों के पास गई है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत बार लोग नहीं आते। अब किसी मान लो एक जॉब है, 100 लोगों को बुला लिया, तो बहुत लोगों को लगता है अरे यार ये तो एक जॉब के लिए 100 लोगों को बुलाया तो हमारा कहाँ होगा, तो लोग जाते ही नहीं हैं इंटरव्यू देने। बहुत बार ऐसा, तो बहुत कम लोग आते हैं। तो फिर ऐसा करने के लिए कभी कभी कंपनी वाले दिमाग लगाते हैं कि वो लोग मेल आईडी को जो बीसीसी में भेज देते हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत बार देखी हैं। जब पहले जॉब सर्च करते थे अब तो उसमें कई बार ऐसा होता था कि वहाँ लगता था कि उसमें मेरे पास मेल आई, लेकिन वहाँ जाओ तो वहाँ 50 लोग पहले से खड़े हुए हैं। तो बीसीसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर बीसीसी के अंदर मेल आईडी लिखी हुई है तो जिसके पास ही वो मेल पहुँचेगी उसको यही लगेगा कि ये मेल सिर्फ मेरे पास आई है, और कितने लोगों के पास गई है नहीं पता चलेगा। तो कभी कभी ये मतलब तीनों चीज़ों का यूज़ है। सिंगल, देखो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि तीनों में हमको, तीनों ऑप्शन में हमको मेल आईडी लिखना कंपलसरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों मेल ऑप्शन में अगर हमको एक को भेजना है तो हमारे पास टू से ही काम चल जाएगा।
सीसी और बीसीसी का तो एक एडवांस ऑप्शन है कि हम चाहते हैं कि सेम मेल दूसरे के पास भी जाए, तो हम सीसी वाले ऑप्शन में दूसरी मेल आईडी कॉपी कर देंगे। बीसीसी वाला ऑप्शन तो मैंने अभी आपको बताया है डिटेल में कि उसका यूज़ क्यों करते हैं। फिर आती है हमारी सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन का मतलब है जैसे मान लो हम वो मेल भेज किस लिए रहे हैं, कोई जैसे एक सिंगल लाइन में उस मेल का डिस्क्रिप्शन होता है कि जैसे मान लो मैंने सीबीएसई को मेल की, तो दिस में फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पीजीटी टीचर, या फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। इस तरह से मतलब एक छोटा सा हेडिंग बना देते हैं सब्जेक्ट लाइन में, जिससे कि वो जब पहले उनकी मेल इनबॉक्स में उनको दिखाई दे, तो उसमें इनबॉक्स में हमें मेल दिखती है तो उसमें सब्जेक्ट भी दिखाई देता है, तो सब्जेक्ट से ये आइडिया लग जाता है कि ये मेल हमारे काम की है या नहीं है। तो सब्जेक्ट लाइन का होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम ब्लैंक भी छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि उसमें वो मेल जाएगी नहीं। हम सीसी को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बीसीसी को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ फाइल्स को भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि अगर मान लो हमको जो भी हमको मेल में जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी बातें लिखनी है, वो बॉडी वाले पार्ट में लिखी जाती हैं। और वो बॉडी वाले पार्ट में मतलब पूरा समझ लो वो एक पेज है जिसके अंदर हमको जो भी मेल में हम जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं वो सब कुछ बॉडी वाले पार्ट में रहती है। अटैच फाइल का ऑप्शन जो है वो ये होता है कि अगर हमको उस मेल के साथ कोई फ़ाइल अटैच करनी है, ठीक है, तो हम उस मेल के साथ फाइल भी अटैच कर सकते हैं। जैसे अब मान लो आप लोगों की कोई इन्फॉर्मेशन है जो छूट गई है, सीबीएसई को भेजनी है, तो हम पहले उस मेल आईडी में सारी मेल की बॉडी में सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि भाई फलां बच्चे की ये इन्फॉर्मेशन है। और मान लो वो जैसे आप किसी का आधार कार्ड भेजना है या कोई भी चीज़ भेजनी है, तो उसी के साथ वो फाइल अटैच कर देंगे मेल के साथ, सही है, वो अटैच हो जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको मान लो कोई फाइल भेजनी है मेल के थ्रू, तो हमको बॉडी में भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली खाली मेल एड्रेस 2 वाले में मेल एड्रेस टाइप करेंगे और अटैच फाइल से उसको अटैच कर देंगे, तो वो अपने आप से चली जाएगी। तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कुछ भी बॉडी में भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट में भी लिखने की ज़रूरत नहीं। हमको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है मेल के थ्रू, तो हम अटैच फाइल से वो फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत बार होता है, बहुत सारी PDF, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मेल पे फाइल अटैचमेंट ऑप्शन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी भी होता है। जैसे बहुत अब आज के टाइम पे है, जैसे मान लो अभी कोई मुझसे स्कूल में मांगते कि अपने 10th की 12th की और सारी मार्कशीट दो, तो वो मुझे घर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबका स्कैन करके मैंने मेल पे सेव कर रखा है, अपनी ही एक मेल आईडी से दूसरी मेल आईडी पे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो वो सब कुछ बस जाके पुरानी मेल ढूंढनी पड़ती है और वहाँ से वो निकल आता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारा डेटा जो होता है ना, बहुत सारा डेटा, पर्सनल डेटा भी मेल पे रखने का तरीका यही होता है कि हम अपनी 2 मेल आईडी मान लो क्रिएट कर ली अपनी, नॉर्मली लोगों की होती हैं 2 मेल आईडी, तो अपनी एक मेल आईडी ओपन करके उस पर फाइल्स को अटैच कर दिया, जो भी हमारी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है, स्कैंड कॉपी, मतलब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको स्कैंड कॉपी उसको अटैच कर दी PDF के फॉर्म में और दूसरी मेल आईडी पे सेंड कर दी। तो उससे वो दोनों मेल आईडी पे पड़ी हुई हैं, जब भी ज़रूरत होगी वहाँ से निकाल के प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो बड़े सारे फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है, ईमेल के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो जब आप लोग यूज़ करना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा। मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं, मैक्सिमम जैसे टीचर हमारे स्कूल के हैं, हम या कोई भी हैं, तो सब लोग जो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मली मेल पे ही रखते हैं। उससे वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी गए, मान लो ज़रूरत पड़ गई, कहीं बाहर गए कोई फॉर्म भरने, किसी काम से गए, वहाँ मान लो किसी ने मांग दिया, तुरंत निकाला, तुरंत मेल ओपन की और अपना उससे निकाल लिया। तो उसको हमको हर जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको हर जगह कैरी करें। बस जहाँ पे भी होगा वो स्कैन करना ज़रूरी होता है कि मतलब वो स्कैन फॉर्म में, PDF के फॉर्म में आपके पास या फ़ोटो के फॉर्म में आपके पास कहीं ना कहीं हो, बाकी तो वो प्रिंट आउट कहीं से भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे ईमेल मैसेज का। बाकी जो भी इसकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन जो भी आप इसको देखोगे वो वीडियो के थ्रू देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा ये मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो मेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, मेल कैसे भेजते हैं, ये सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ उस वीडियो में रहेगा। सारा कुछ आपको दिखाई देगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो कंपोज मेल और भी उसमें बहुत सारे हैं जो वर्बली भी बताएंगे और साथ में उसमें भी दिखाएंगे किस तरीके से वो होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अगर हमने क्रिएट कर दी वो वीडियो, वैसे भी आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए बहुत बड़ी वीडियो नहीं क्रिएट करते कि भाई एक टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो। नेक्स्ट तो वैसे तो बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे और वो एक बड़ा वीडियो बना दें और पता चला देखता तो कोई है ही नहीं, बहुत कम ही लोग देखते हैं। तो देखें या ना देखें वो आपकी चॉइस है, हमारा काम है वीडियो बनाकर आपको देना। क्लास में भी कौन सा समझते हो, मैक्सिमम लोग तो इधर उधर ही देखते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो मेरा काम नहीं है। देखना ना देखना आपकी चॉइस है। तो वो इस तरह से इसीलिए एक एक टॉपिक एक एक वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।